नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका आरसेट का इस बार का एग्जाम है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसेट के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका आरसेट के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सीमित दिख रहा होगा कि कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील डेटा को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है एनक्रिप्शन, उसके बाद भी आपको यहाँ पर डीफ्रेगमेंटेशन, उसके बाद भी आपको यहाँ पर ऊपर यानी कि फॉर्मेटिंग, उसके बाद भी आपको यहाँ पर रीबूटिंग यानी कि रीबूटिंग दिया हुआ है। तो उससे मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर डीफ्रेगमेंटेशन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें एनक्रिप्शन क्या इस्तेमाल किया होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जो सोशल मीडिया पर जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे जो चैटिंग करते हैं उसके अंदर जो आप यहाँ पर चैट कर रहे होते हैं वो एक्चुअल में आप जो है हिंदी या इंग्लिश में चैट नहीं कर रहे होते हैं, वो आप यहाँ पर कोडिंग के अंदर चैट कर रहे होते हैं। यानी कि जो आपका यहाँ पर एनक्रिप्शन तकनीक होती है वो यही होती है, यानी कि जो आप कोडिंग के अंदर चैट करते हो वो आपकी क्या कहलाती है, एनक्रिप्शन तकनीक कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के अंदर जब आप चैटिंग वगैरह स्टार्ट करते हो तो दोस्तों वहाँ पर ऊपर लिखा आता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, वो आपका यहाँ पर लिखा आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका एनक्रिप्शन होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इनका ऑप्शन जो बी था उसका करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनपुट डिवाइस वो होता है जो आपके यहाँ पर आप जो है बाहर से कोई मूवमेंट करो एंड दोस्तों अंदर जो है वो जाके क्या करे, वहाँ पर रोल प्ले करे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया प्रिंटर, उसके बाद दिया आपको स्कैनर, उसके बाद दिया आपको स्पीकर, उसके बाद दिया आपको मॉनिटर। तो दोस्तों मैं आपको सीधे ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको यहाँ पर इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अंदर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिसके पीछे भी यहाँ पर ई आर और ओ आर आता है वो 99% केस के अंदर आपका क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन इसके अंदर एक अपवाद है, एक क्या है यहाँ पर एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो एक्सेप्शन है वो आपका स्कैनर है, यानी कि स्कैनर के पीछे ई आर आता है। लेकिन दोस्तों ये आपका क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, ना कि आउटपुट डिवाइस होता है। बाकी सारे जिसके पीछे भी ई आर और ओ आर आते हो वो सारा आपके क्या होता है, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस होता है। जो यहाँ पर तीन दिए हुए है वो सारा आपकी क्या है, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा गणना करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्प्रेडशीट जो होती है वो आपके यहाँ पर एक्सेल के अंदर जो शीट खुली हुई होती है वो आपकी क्या होती है, यहाँ पर स्प्रेडशीट होती है। बात करें यहाँ पर जो आप डेटा की कैलकुलेशन वगैरह करते हो वहाँ पर आप क्या करते हो, वहाँ पर फॉर्मूला वगैरह आप वहाँ पर लगाते हो। उसके बाद में जो है जितनी भी आपकी शीट के अंदर डेटा दिया होता है उसके कैलकुलेशन जो है वो आप वहाँ पर कर पाते हो, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों किसी भी आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउज करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंटरनेट ब्राउज करने के लिए यानी कि इंटरनेट पर आप जो चीज़ सर्च करते हो जैसे क्रोम वगैरह पे क्या करते हो, आप यहाँ पर सर्च करते हो एंड दोस्तों क्रोम वगैरह जो होता है वो आपके यहाँ पर क्या होता है, वेब ब्राउजर होते हैं। इनके ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात करें यहाँ पर वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन की, तो दोस्तों वेब ब्राउजर के जो एग्जाम्पल है वो आपके यहाँ पर और कौन कौन से हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका क्रोम जो होता है वो वेब ब्राउजर होता है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वो आपका यहाँ पर वेब ब्राउजर होता है। बात करें सर्च इंजन की, तो दोस्तों आपका यहाँ पर गूगल जो होता है वो आपका यहाँ पर सर्च इंजन है। ध्यान रखना, गूगल जो है वो आपका सर्च इंजन है, याहू है, बिंग जो है वो आपके क्या होते हैं, यहाँ पर सर्च इंजन होते हैं। इनका ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सी फाइल की उपयोगिता है जिसका उपयोग आवश्यक फाइलों को साफ करने और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है टास्क मैनेजर, उसके बाद दिया आपको यहाँ पर डिस्क क्लीनअप, उसके बाद दिया आपको रजिस्ट्री एडिटर, उसके बाद दिया आपको यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर डिस्क क्लीनअप, यानी कि डिस्क क्लीनअप जैसे आप यहाँ पर करोगे तो आपकी जो कंप्यूटर है उसकी यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है वो बढ़ जाती है, यानी कि आपकी रैम जो होती है वो क्लियर हो जाती है एंड क्लियर होने के बाद में आपका जो कंप्यूटर है वो अच्छी तरीके से वर्क कर पाता है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है, आई होप आपको पता होगा कीबोर्ड पर कुल फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कीबोर्ड में कुल फंक्शन कुंजियाँ जो होती है वो आपके यहाँ पर 12 होती है। ठीक है, ध्यान रखना F1 से F12 तक जो होती है आपकी 12 फंक्शन कुंजी होती है। ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ता है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी आप हमें कमेंट में बताओ एंड दोस्तों आप जो है इसका जो आंसर है वो भी आप हमें कमेंट में बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा एंड दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि MICR में सी का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इसके अंदर इंडायरेक्टली आपसे आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, MICR की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको MICR की फुल फॉर्म बता देता हूँ, आप जो है इसको कहीं लिख लेना, सबके इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ठीक है, एंड दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है कि सी का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों सी का मतलब होता है करेक्टर, यानी बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी स्पेसिफिक कीज होती है जिसका उपयोग जो होता है वो अकेले हम यहाँ पर नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो कंट्रोल किया है वो इसका करेक्ट आंसर है। हमेशा ध्यान रखना, कंट्रोल के साथ में जब तक आप दूसरी की नहीं दबाओगे तब तक कंट्रोल जो है वो काम
काम नहीं करता, उसके दूसरे की के साथ में संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन जो क्विज है उसकी तरह काम करता है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ होती है कंट्रोल के अलावा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो आपका शिफ्ट होता है वो भी आपका यहाँ पर कॉम्बिनेशन कुंजी होती है। इसके अलावा जो ऑल्ट होता है वो भी आपका यहाँ पर क्या होती है, कॉम्बिनेशन कुंजी होती है। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ में एक और फुल फॉर्म जो आपसे पूछा जा सकता है वो आपका यहाँ पर यूआरएल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ध्यान रखना यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर यूआरएल की, तो दोस्तों यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एंड दोस्तों यूएसबी क्या होती है, यूएसबी जो होती है वो आपके हार्डवेयर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए काम आती है। एंड दोस्तों यूआरएल क्या होता है, जो आप गूगल पे कोई भी चीज़ जो क्वेरी आप सर्च करते हो वो आपका क्या कहलाता है, यूआरएल कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया था वो इसका करेक्ट आंसर था, आगे में पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि सर्च इंजन में सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक सर्च इंजन जैसे गूगल पे आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो दोस्तों गूगल जो है आपके सामने बहुत सारे जो रिजल्ट है वो यहाँ पर शो करता है। तो दोस्तों वो आपके सामने रिजल्ट कैसे शो कर पाता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपके वेब क्रोलिंग एंड वेब स्पाइडर यहाँ पर छोड़ता है, उसके बाद में इंडेक्सिंग होती है आपकी, इसके बाद में आपके यहाँ पर सर्चिंग होती है। इनके ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। ये सारे जो होता है मेथड आपके यहाँ पर जो किसी भी चीज़ को सर्च करने में काम आता है, इनके ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि ईमेल संप्रेषण में बीसीसी का क्या कार्य होती है, यानी कि बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बीसीसी की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ध्यान रखना सीधी सीधा की ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है सीसी की, आपसे पूछी जा सकती है। कार्बन कॉपी होती है सब्जेक्ट का, आपको पता ही होता है क्या होता है। ठीक है, उसके अंदर आप जो है किसी भी ईमेल के बारे में लिखते हो, क्या किस बारे में आप यहाँ पर ईमेल कर रहे हो उसके बारे में लिखते हो, यानी कि उसका जो टाइटल होता है वो आपका एक तरीके से किसमें आता है, सब्जेक्ट के अंदर लिखा जाता है। यानी कि बीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑप्शन ए पढ़ते हैं यहाँ पर ऑप्शन ही लगा देंगे लेकिन आगे वो नहीं पढ़ेंगे, तो दोस्तों ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। ठीक है, यहाँ पर बात करें यहाँ पर F5 जो की है उसके द्वारा जो है आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आप स्लाइड शो के अंदर अगर आप मेन्यू में जाओगे तो दोस्तों वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू शो का, उस पर भी अगर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका जो प्रेजेंटेशन है वो आपके यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि ए भी ठीक है बी भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो उसका करेक्ट आंसर है। आप जल्दीबाजी मत करना, यहाँ पर सारे ऑप्शन पढ़ना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, एंड दोस्तों आपको यहाँ पर एक बार ही चांस मिलेगा, यानी कि अगर आपने OMR में एक बार गलत भर दिया तो दोस्तों आप वहाँ पर उसको वापस करेक्ट नहीं कर सकते, उसको मिटा नहीं सकते। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर ध्यान से अपने जो OMR है उसको भरना। ठीक है, सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल में रखे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक सेल के अंदर आप यहाँ पे नंबर भी रख सकते हो, टेक्स्ट भी रख सकते हो, फॉर्मूला भी रख सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्तियाँ और कॉलम दोहराना चाहते हो तो दोस्तों आप खालिस्तान का उपयोग करोगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप प्रिंट के दौरान अगर सभी पंक्तियों पर अपना जो पृष्ठ कॉलम और वगैरह दोहराना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी सिम दिख रहा होगा कि MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षेत्रीय रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपकी जो चार्ट के जो प्लॉट क्षेत्र होता है उसके अंदर जो क्षैतिज रेखा होती है वो आपके यहाँ पर क्या कहलाती है, ग्रिड लाइंस कहलाती है। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। आपने देखा होगा कि जो आपका चार्ट होता है MS एक्सेल के अंदर वो कुछ इस प्रकार से बनता है। तो दोस्तों आपकी ये जो होती है ये आपकी क्या कहलाती है, ग्रिड लाइंस कहलाती है, लाइंस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि MS एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता या तो खालिस्तान व्यू या खालिस्तान व्यू से एक नई टेबल बना सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर टेक्स्ट एंड नंबर, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन जो सी दिया था वो करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसमें को बताने से पहले अगर आपने वीडियो कब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको RCET से रिलेटेड इससे बेहतर कंटेंट और कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल द्वारा नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इस बात की मेरी गारंटी है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप सारी क्लासेस देखोगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर 90% अब आराम से बनेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड दोस्तों सारी जो क्लास है उनको रेगुलर लेना, फुल देखना उनको। अगर आप यहाँ पर एक दो क्वेश्चन सारी जो क्लास है उसके अंदर से देख के जाओगे तो दोस्तों आप यहाँ पर सोचते हो उसके बाद में हमारी 95 बन जाए 90 बन जाए, दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ पर सारी जो क्लास है वो रेगुलर देखनी पड़ेंगे और पूरी देखनी पड़ेंगी, तभी आपके यहाँ पर अच्छी परसेंटेज बनेगी। एंड दोस्तों इसके साथ में मैं आपको बता दूँ यहाँ पर 28 नंबर मिनिमम आपके यहाँ पर सही आनी चाहिए, यानी कि 14 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही होने चाहिए मिनिमम, नहीं तो आप पास भी नहीं पाओगे। इसलिए क्लास को पूरी देखना है दोस्तों, इस बात की मेरी गारंटी है कि अगर आप यहाँ पर सारी क्लास देख जाओगे एंड दोस्तों सारी क्लासेस रेगुलर देखोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन भी चेंज नहीं मिलेंगे, आपको एग्जैक्ट ऑप्शन के साथ में एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
ठीक है। इसलिए अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा, एमएस एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का उदाहरण क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपसे ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ पर मार्क लगा सकते हो, आपसे इस बार के जो एग्जाम है इसके अंदर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक सेल एड्रेस जो होता है वो आपका यहाँ पर एमएस एक्सेल के अंदर हमेशा ध्यान रखना। एमएस एक्सेल के अंदर जब भी आप सेल एड्रेस लगते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले एक करेक्टर आता है, यानी कि ए से जेड तक की कोई सी भी गिनती कितनी भी बार आ सकती है। यहाँ पर ध्यान रखना, आपकी ए से लेकर जेड तक की सबसे पहले यहाँ पर क्या होती है, गिनतियाँ आती हैं। दोस्तों ये जितने भी लेटर आते हैं, यानी कि ए से जेड तक जितने भी लेटर आते हैं सारे आपके क्या आते हैं, यहाँ पर कैपिटल के अंदर आता है। उसके बाद में लास्ट में क्या आता है, आपके यहाँ पर नंबर्स आते हैं, यानी कि 1 टू यहाँ पर 9 तक कितने भी नंबर आ सकते हैं, जीरो भी आपका यहाँ पर आ सकता है, यानी कि 1 टू 0 तक, यानी कि 0 से 1 तक। और शुरू में जो होता है वो स्टार्टिंग में ए टू जेड तक आपकी कोई सी भी जो लेटर है वो आपका यहाँ पर आ सकता है। इस प्रकार का प्रोसेस होता है, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं आता, ऐसे नहीं होता ए जेड फिर 1 2 फिर यहाँ पर जेड लिखा जाएगा, यानी कि ये गलत होगा। इसके अंदर सबसे लास्ट में नंबर आते हैं, सबसे पहले क्या आता है आपके यहाँ पर करेक्टर आते हैं, जो भी आपकी किस में आते हैं, कैपिटल के अंदर आते हैं। दोस्तों बात करें आप इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा होंगे सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है 1145 एजेड। तो दोस्तों इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले नंबर आ रहे हैं उसके अंदर आपका यहाँ पर करेक्टर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। उसके बाद बात करें ऑप्शन जो बी दिया है, इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन बी के अंदर अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपका करेक्टर यानी कि लेटर्स आ रहे हैं, उसके अंदर आपके यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं, इनके ऑप्शन जो बी दिया है वो करेक्ट आंसर है। बात करें ऑप्शन जो सी है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि नंबर के बाद में आपका यहाँ पर क्या आ रहे हैं, करेक्टर यानी कि लेटर आ रहे हैं। उसके बाद में ऑप्शन डी भी इसका इनकरेक्ट है, इनका ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको सारे जो ऑप्शन है वो क्लियर हुए होंगे एंड दोस्तों आपको क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि गूगल प्ले स्टोर क्या होता है। दोस्तों बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। गूगल प्ले स्टोर पे हम किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी गेम जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हो, अपने फोन के अंदर ले सकते हो। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब ऑप्शन ए पढ़ोगे तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक एंड्रॉइड डिवाइस है जो गूगल द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है, यानी कि यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर यहाँ पर क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि सॉफ्टवेयर स्टोर होता है। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। बाकी नॉर्मल से कोई ऑप्शन है, आपको इन सब के बारे में पता होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको मैंने इसमें दिख रहा होगा कि शिफ्ट प्लस F3 का एमएस एक्सेल 2010 में क्या उपयोग है, यानी कि शिफ्ट प्लस F3 कुंजी जो होती है वो क्या क्या काम में आती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो शिफ्ट प्लस F3 है ये जो शॉर्टकट कीज होती है या वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 जो होती है वो आपको यहाँ पर किसी भी फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए काम आती है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। मौजूदा शीट को सेव करने के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल प्लस एस दबानी पड़ती है, एक नई शीट को खोलने के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल प्लस एन दबाना पड़ता है। दोस्तों अगर आप एक छवि डालना चाहते हो यानी कि वाटरमार्क डालना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर डिजाइन के अंदर जाना पड़ेगा, फिर वाटरमार्क जो है वहाँ से करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको नहीं दिख रहा होगा कि एक फाइल को सीडी या डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहता है। दोस्तों आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ये वाला क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीडी और डीवीडी पर जो कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपके यहाँ पर बर्निंग कहलाती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपके जो कंप्यूटर ऑन होने की प्रक्रिया होती है वो आपके यहाँ पर क्या कहलाती है, बोटिंग कहलाती है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना, बोटिंग आपकी कंप्यूटर ऑन होने की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों आपकी जो बर्निंग होती है वो सीडी या डीवीडी पर लिखने की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको नहीं दिख रहा होगा कि खालिस्तान एमएस वर्ड 2010 में सबसे नीचे की ओर 36 पट्टी होती है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना जैसे आदि जैसे कई विकल्प होते हैं। तो दोस्तों आप अगर आपने कभी एमएस वर्ड देखा होगा तो दोस्तों उसके अंदर नीचे एक पट्टी होती है जिसमें आपके जितने वर्ड आपने लिखे वो वहाँ पर कैलकुलेट होकर आ रहे होते हैं। दोस्तों उसके साथ में आपके यहाँ पर पेज नंबर वगैरह जितने भी होती है वो आपके यहाँ पर सब कुछ लिखा होता है। तो दोस्तों वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका यहाँ पर क्या कहलाता है, स्टेटस बार कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो इसका करेक्ट आंसर है। टाइटल बार के अंदर जो होता है वो आपके जिस नाम से डॉक्यूमेंट सेव हुआ होता है उसका जो नाम है वो आपका यहाँ पर टाइटल बार के अंदर शो हो रहा होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया, ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एनिमेशन जैसे प्रभाव होता है जब आप एमएस पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड पे जाते हो तो दोस्तों आपके क्या कहलाते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट आंसर था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि ईमेल में स्पैम किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्पैम वो होता है जो आपके यहाँ पर फर्जी मेल्स आता है, जो फर्जीवाड़े जो मेल होता है जो आपको यहाँ पर झांसा देने का काम करता है, दोस्तों आपको यहाँ पर लूटने का प्रयास करता है, वो आपके क्या कहलाता है, स्पैम मेल्स कहलाते हैं। यानी कि ऑप्शन जो ए पढ़ोगे अगर इसके अंदर तो दोस्तों इसके अंदर लिखा हुआ है इसे जंक मेल या अवांछित बल्कि ईमेल के रूप में भी जाना जाता है। ईमेल प्राप्तकर्ता द्वारा भेजे गए लगभग समान संदेशों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक स्पैम एक सबसेट होता है। इनका ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। इनके इसके अंदर जो
फर्जी वाला जो होता है वो इसके अंदर लिखा जाता है कि ईमेल जो स्पैम होता है वो आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों आपके जो स्पैम मेल्स होता है उसके लिए अलग से वहाँ पर जो ईमेल का अगर आप यहाँ पर 3 डॉट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे कोने के अंदर, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर स्पैम का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में आपके पास जितने भी स्पैम मेल आए हुए होंगे वो वहाँ पर शो हो जाएंगे। एंड दोस्तों एक ना एक तो मेल जो होता है वो सबके मोबाइल में पड़ा रहता है स्पैम का, उसके अंदर आप वहाँ पर पढ़ लेना कैसे आपके पास मेल आता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी सिम दिख रहा हो कि निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम के निकटतम संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपका डेटाबेस को संरक्षित करता है, यानी कि जो डेटाबेस संबंधित है वो आपके कहलाता है MS एक्सेल कहलाता है। सारा डेटा जो होता है वो MS एक्सेल के अंदर होता है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि 1 किलोबाइट के बराबर होता है। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो दोस्तों ऐसे कंप्यूटर के अंदर नहीं होता है। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट, ठीक है। 1024 बाइट जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी सही दिया था वो करेक्ट आंसर था, ठीक है। 1024 MB बराबर 1 GB होती है, ठीक है। नहीं ऑप्शन जो बी था वो इसका इनकरेक्ट है, ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैंने आपको दोनों बता दिए। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे, आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपका दिया ऑप्टिकल फाइबर डेटा संरक्षित करने के लिए प्लास्टिक या धागा या फिर फाइबर का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो बी दिया है वो आपको उसके अंदर दिया है, यहाँ पर दिया है कि ट्विस्टेड पेयर तार क्रॉसटॉक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण को कम करने के लिए 2 तार एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दोनों ही जो है वो इसका करेक्ट है, यानी कि दोनों जो है वो इसके करेक्ट आंसर है, यानी कि दोनों जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो सही है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या होता है एक धागे और फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, जो वर्तमान में बिछी हुई है वो आपकी किस में बिछी हुई है सी के अंदर, यानी कि समुद्र के अंदर ही बिछाई जा रही है, ठीक है। एंड दोस्तों बात करें ट्विस्टेड पेयर जो क्रॉसटॉक तार और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण को कम करने के लिए एक दूसरे में आपस में मोड़ा जाता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ई दिया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है, यानी कि ई मित्र पोर्टल के माध्यम से आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आप जो है आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि MS पावरपॉइंट 2010 में वर्तमान स्लाइड में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वर्तमान स्लाइड से अगर आपको अपनी जो स्लाइड जो है वो स्टार्ट करनी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर Shift+F5 दबाना पड़ेगा। इसका अंदर एक भी ऑप्शन नहीं है, मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर Shift+F5 एंड दूसरा F5 जो होती है वो आपकी क्या होती है अगर आप पहली स्लाइड से ट्रांजिशन यानी कि पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर F5 दबाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप वर्तमान में 5वीं स्लाइड के अंदर हो एंड दोस्तों आप चाहते हो 5वीं स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर Shift+F5 दबाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया था वो इसका इनकरेक्ट है। ऑप्शन जो ए है वो आप यहाँ पर पार्शियल यानी कि आंशिक रूप से आंसर मान सकते हो, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका यहाँ पर Shift+F5 होगा, ठीक है, ध्यान रखना। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आप हमें कमेंट में बताओ क्या होता है इसका आंसर, ठीक है। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपको एक नई स्लाइड बनानी है यानी कि एक नई स्लाइड बनानी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर Ctrl+M दबाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना एक नई स्लाइड जो होती है वो आपकी Ctrl+M से आती है, Ctrl+N से आपकी क्या होती है एक नई विंडो खुल जाती है पावर पॉइंट की, Ctrl+S से आपकी क्या होती है यहाँ पर सेव होती है फाइल, एंड दोस्तों Ctrl+P से आपकी क्या होती है यहाँ पर प्रिंट होती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया था वो करेक्ट आंसर था, ठीक है। बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल या रेंज को काटने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक रेंज को काटने के लिए शॉर्टकट कुंजी जो होती है वो आपके यहाँ पर Ctrl+X होती है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसी में दिख रहा होगा। एंड दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको RCIT से रिलेटेड इससे बेहतर और कई कंटेंट नहीं मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। एंड दोस्तों अगर आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा कि इस चैनल के सारे क्वेश्चन मिलते हैं तो दोस्तों आपके जो प्रीवियस जो पेपर गए यानी कि प्रीवियस जो आपके एग्जाम हुए उनको देख लेना है। एंड दोस्तों उससे पहले जो हमने वीडियोस बनाई थी उनको देख लेना, उसके अंदर से जो जब आपका पेपर होता है कि जैसे आपका यहाँ पर 10 बजे आपका पेपर स्टार्ट होता है तो दोस्तों 7 बजे क्लास आती है, उस 7 बजे क्लास में से आपके जैसे 30 जो आपके यहाँ पर 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 में से आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो है अराउंड उस क्लास के अंदर यानी कि उस अकेली क्लास के अंदर से मिल जाता है। तो दोस्तों आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, इससे बेहतर जो चैनल है वो आपको RCIT से रिलेटेड नहीं मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। एंड दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर बात करें तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोल रहा है कि MS वर्ड 2010 में अंतिम पूर्ववत कार्रवाई की फिर से करने की शॉर्टकट मुझे क्या होती है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर इंग्लिश के अंदर पढ़ोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि अंतिम पूर्ववत कार्रवाई को अगर आपने फिर से करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसे बोल रहा है कि आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि रीडू की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर Ctrl+Y, Ctrl+Y से आपका यहाँ पर रीडू होता है, इनके ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों आप हमें कमेंट में बताओ MS वर्ड 2010 के अंदर आपके यहाँ पर हाइपर लिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आप हमें कमेंट के बारे में जरूर बताओ कि आपके जो हाइपर लिंक है उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आप हमें कमेंट में
बात जरूर बताना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि फाइल एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर या फिर फाइल मैनेजर खोलना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर Ctrl+N दबाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। एंड दोस्तों बढ़ते हैं आपके आज के इस क्लास के आज के इस वीडियो के अंदर सबसे लास्ट क्वेश्चन तरफ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोल रहा है कि विंडोज में टास्क मैनेजर को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर Ctrl+Escape, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके आरसीटी के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ आरसीटी से रिलेटेड इससे बेहतर कंटेंट आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इसकी पीपीटी चाहिए, तो दोस्तों आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको ये जो पीपीटी वगैरह है ये आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों मिलता है आपकी नेक्स्ट आरसीटी वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।